तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, या यूं कहें कि देश को जलने से बचा लिया। इन नियमों को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ था। कैंपस में छात्र आमने सामने आए, सोशल मीडिया पर बहस आग की तरह फैल रही थी। और दिलचस्प बात यह है कि मामला सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीजेपी और मोदी कैबिनेट के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर फूट साफ दिखाई दे रही थी। पार्टी के ही कई नेता यूजीसी के इन नियमों के खिलाफ खुलकर बोलते नजर आए। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं राहत की सांस है तो कहीं मायूसी है। कुछ इसे बराबरी की जीत बता रहे हैं तो कुछ इसे सुधार की कोशिशों को झटका लगा है। तो बड़ा सवाल यही है कि यूजीसी के इन नियमों पर जो रोक लगी है, क्या यह इंसाफ की जीत है? तमाम सारी बातों के बीच बहुत सारी स्थिति बनी हुई है और वो स्थिति बताती है कि जो नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि 2012 के जो नियम थे वही नियम अब लागू हैं और वही चलेंगे। यूजीसी का जो नया नियम है वो क्लियर नहीं है, नया नियम बांटने वाला नियम है, नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार यूजीसी से, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जो बात इस नियम में सुप्रीम कोर्ट ने देखी, क्या वो बात सरकार नहीं देख पाई? क्या वो बात शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी नहीं देख पाए? क्या वो बात यूजीसी में बैठे तमाम जो एजुकेशनिस्ट हैं वो नहीं देख पाए, या कोई बड़ी साजिश थी? तो आइए अब आपको यूजीसी के 2012 के नियम और 2026 के नए नियमों को बारीकी से समझाता हूं। स्थिति क्या है, दोनों में अंतर क्या है, गौर से देखिए, क्योंकि 2012 और 2026 क्या कहते हैं। एससी एसटी के जो छात्र हैं वो एससी, अब 2012 की स्थिति क्या है, एससी एसटी के जो छात्र हैं वो एससी एसटी के छात्रों के लिए ये नियम बनाए गए थे। संस्थानों की जवाबदेही तय की गई थी और शिकायत के निस्तारण में समय सीमा नहीं थी। इसके साथ साथ बुनियादी सुविधाएं तैयार करने की बात की गई थी। नियम तोड़ने पर कम सजा थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात 2012 के नियम में थी कि उसमें जाति नाम की चीज नहीं थी, उसमें भेदभाव का जिक्र तो था। इस 2012 के यूजीसी के नियम में भेदभाव का जिक्र किया गया था कि छात्रों के साथ भेदभाव ना हो। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 2026 में एससी एसटी के साथ सीधा ओबीसी जोड़ दिया गया, यानी कि भेदभाव में जाति व्यवस्था का जिक्र कर दिया गया, जाति का जिक्र कर दिया गया और इनको अधिकार दे दिया गया, सीधा अधिकार दे दिया एससी एसटी और ओबीसी, यानी कि सामान्य एक तरफ, एससी एसटी ओबीसी एक तरफ। नियम पालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की गई। 24 घंटे के अंदर संज्ञान लेने की बात की गई। 15 दिनों में रिपोर्ट जरूरी था, इस बात का जिक्र किया गया। 24 घंटे 7 दिन हेल्पलाइन और समान अधिकार की बात की गई। नियम पालन ना करने पर सख्त सजा की बात की गई और एक समता समिति भी बनाने की बात की गई, जो कि इसमें नहीं है। समता समिति बनाई जाएगी, समता समिति जिसमें आप शिकायत कर सकते हैं, आप अपनी बातों को उसमें रख सकते हैं। इन बातों का भी उसमें जिक्र किया गया। कुल मिलाकर यह समाज को बांट रहा था, यानी कि जो शिक्षा का मंदिर है, जहां पर बच्चे पढ़ने आते हैं, जहां पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, छात्र एक जैसे हैं, सब बराबरी की शिक्षा लेते हैं। यूजीसी का 2026 का नियम वो साफ तौर पर बांटता हुआ ही दिखाई दे रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अहम कमेंट किया, क्या है ये दो इशारा किया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में जाति के नाम पर, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जाति के नाम पर बंटवारे पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि जब भेदभाव का मतलब सबको पता है तो फिर जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों पड़ी, और इसे क्या कहा? कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम बातें कही हैं। कमेंट नंबर 1, व्यायाम नंबर 1, जब भेदभाव का मतलब साफ है तो फिर जाति का जिक्र क्यों किया गया?
जाति आधारित बात क्यों की गई, जाति आधारित भेदभाव का जिक्र इसमें क्यों किया गया, यह परिभाषित करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कमेंट नंबर दूसरा था कि नियमों में रैंकिंग को शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि कैंपस में यह बड़ी व्यवस्था है, कैंपस में यह बड़ी समस्या है। कमेंट नंबर 3, हमने जाति विहीन समाज के तौर पर प्रगति की है, अब फिर से हम पीछे क्यों जा रहे हैं? जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जाति को पीछे छोड़ रहे हैं, तो आप जाति व्यवस्था लागू कर रहे हैं। कमेंट नंबर 4, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल बनाने पर आपत्ति जताई है। यह कहा गया था यूजीसी के नियम के साथ हर जाति के हिसाब से हॉस्टल बनाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह गलत है, अलग अलग जातियों के लिए हॉस्टल बनाने पर आपत्ति जताई है सुप्रीम कोर्ट ने। कमेंट नंबर 5, सीजीआई ने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, भारत की एकता शैक्षणिक संस्थाओं में दिखाई देती है, उसे मत तोड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है, जिसे लेकर बहुत सारे अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है, गौर से सुनिए। तो जो हमारे सीजीआई हैं उन्होंने शुरुआत में ही ये माना कि सेक्शन 3C जो है वो कहीं ना कहीं हमारी आज़ादी के 70 साल बाद भी जो जातिगत भेदभाव की बात उसमें की गई थी वो गलत है, और इस बात को उन्होंने माना कि बहुत खतरनाक इम्प्लिकेशंस जो हैं, जो बहुत घातक परिणाम जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं अगर इन रूल्स को इसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरी बात यहाँ पे जो थी इम्पोर्टेंट वो ये थी कि रूल्स जो बनाए गए हैं उन रूल्स के अंदर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी परिभाषा को लेकर साफ नहीं है, वो किस लिए और किस कारण से रखे गए हैं। जी, तो इस चीज़ को लेकर भी सीजीआई ने कहा कि इन रूल्स को देखने की ज़रूरत है, पूर्णता देखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो चीज़ें हों, ऐसी और बहुत सी चीज़ें हैं जिनके अंदर प्रोविज़न की ज़रूरत है। साथ साथ एक सवाल और आया कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा कोई शिकायत करता है तो उसके ऊपर क्या प्रोसीजर होगा, क्या एक्शन होगा, इस चीज़ को लेकर प्रोविज़न में कुछ भी नहीं था, जिसको लोग सीजीआई ने कहा कि समानता का अधिकार जो है उस समानता के अधिकार के लिए सबके पास प्रोविज़न होने चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी तथा ऑनरेबल जस्टिस जयमाला बागीची जी की डबल बेंच की कोर्ट ने जो यूजीसी लेकर हमारी याचिकाएं थी, सवर्ण वर्ग की आशंका थी, सवर्ण वर्ग परेशान था, जिसके लिए सभी संगठन, सभी सवर्ण वर्गों के सभी संगठनों ने जो याचिकाएं यहां लगाई, उसमें आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026 उस पर रोक लगा दी है, और अगली तारीख 19 मार्च दी है। सरकार को नोटिस किए हैं कि वो जवाब दे, तब तक रोक रहेगी। और इसमें जो आशंकाएं थी, जो डर था, जो सवर्ण छात्रों में डर था, सवर्ण माता पिता को डर था, वो कोर्ट ने इसको माना। अब विपक्ष इस मुद्दे पर तमाम सारे के सवाल उठा रहा था, विपक्ष ही इसे मुद्दा बना रहा था, लेकिन बीजेपी में के अंदर भी इस मसले को लेकर फूट थी। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासत खूब गरमाई। मुद्दा सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं रह गया, बल्कि बीजेपी के अंदर भी मतभेद दिखाई दे। बीजेपी के कई बड़े और छोटे नेता कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया और खुलकर बयान भी दिया। पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह, उन्होंने भी इस पर आपत्ति बताई। क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियम सनातन परंपरा के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता कलराज मिश्र उनका नाम है, वो कई महत्वपूर्ण पदों पर हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं। वो कहते हैं कि नियम संवैधानिक नहीं है और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ स्पष्ट नहीं है। कई और लोग, करण भूषण सिंह, सांसद बीजेपी, यूजीसी नियमों पर पुनर्विचार होना चाहिए, इस बात का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी के विधायक अभिजीत सिंह सांघा, वो कह रहे थे कि कानून की सरकार समीक्षा करे और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। डॉक्टर संजय सिंह, नेता बीजेपी, शिक्षण संस्थानों में चिंता है, आशंका का माहौल बन रहा है। मनन कुमार मिश्रा, सांसद बीजेपी, राज्यसभा, वो कह रहे हैं कि नए रेगुलेशन में शैक्षणिक संस्थान विवादों का अड्डा बन जाएंगे, झूठी शिकायतें होंगी, कौन जिम्मेदार होगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता ही। और तो और
जो केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार के बहुत सारे नेता जो खुलकर विरोध नहीं कर पा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही तुरंत बोले कि साहब ये तो सनातन की जीत है। यकीन नहीं होता ना? गिरिराज सिंह को सुनिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे भी किया, लेकिन बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंदोलन बनने जा रहा था और अगर ये लागू हो जाता तो पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता, पूरे समाज का ताना बाना बिगड़ जाता और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कदम उठा करके इस देश को बचाने का काम किया है। भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है, कितनी सही है, ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ ओबीसी को जोड़ा गया है, तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों नहीं जोड़ा जाए। किसी के साथ भी भेदभाव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, किसी के साथ भी भेदभाव हो तो शिकायत करने का अधिकारी है, कर सकता है इसमें। अगर किसी बाग में एक पौधा छोटा रह गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोटेक्शन और इक्वलिटी के नाम पर बाकी पौधों को ऊपर से काट दिया जाए। अतीत का पन्ना बंद हो चुका है। 21वीं सदी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जातियों की विदाई का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सब का बराबर अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए, हमारी एकता को कमजोर होने से बचा लीजिए। अगर इस देश में जातियां जीत गई तो भारत हार जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कह दिया था अगर ये नियम लागू हो जाता तो फिर बहुत गलत हो जाता, बवाल हो जाता। कलराज मिश्र ने कहा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एससी एसटी पहले था, आपने ओबीसी भी जोड़ दिया, यानी कि बाकी तीनों एक तरफ बाकी अलग, आपने बांट दिया, लकीर खींच दी। तमाम ऐसे साहित्यकार, तमाम ऐसे लेखक जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर लगातार तारीफ कर रहे हैं, वो हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि देश जाति व्यवस्था से ऊपर उठ गया, आगे बढ़ गया, सरकारें उन्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रही हैं। इन नए नियमों का विरोध क्यों था? यूजीसी के नए नियम आए, मकसद बताया गया बराबरी का, लेकिन सवाल खड़े हो गए इंसाफ का। कहा जा रहा है कि भेदभाव की परिभाषा का एक तरफा गलत इस्तेमाल हो रहा था, गलत शिकायत पर कोई सजा नहीं। अब इसी को समझ लेते हैं कि नए नियमों का विरोध आखिर हुआ क्यों। नए नियमों का विरोध आखिर हुआ क्यों? क्योंकि भेदभाव की परिभाषा एक तरफा बताई जा रही है, एक तरफा। झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान ही नहीं है। आप किसी का करियर खराब कर देंगे। इक्विटी कमेटी में जर्नल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। कॉलेज सजा के डर से सही फैसला नहीं ले पाएगा। यूजीसी एक्ट 1956 के दायरे से बाहर होने का आरोप। जाति भेदभाव की शिकायत पर कार्रवाई कैसे होगी? ये कई सारे ऐसे सवाल थे। जाति भेदभाव की शिकायत आई तो अब कॉलेज मनमानी नहीं कर पाएंगे। यूजीसी के नए नियमों के तहत हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि ईओसी बनाने की बात कही गई थी। समता समिति एक खास वर्ग के लिए, बाकी के लिए हर कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा। कमेटी में एससी एसटी ओबीसी और महिलाएं और दिव्यांग शामिल होंगे। एक इक्वलिटी स्क्वाड भी बनेगा जो भेदभाव पर नजर रखेगा। 24 घंटे 7 दिन आप शिकायत कर सकते हैं। 15 दिन में रिपोर्ट जरूरी है। ईओसी में हर 6 महीने में कॉलेज को रिपोर्ट देनी होगी। नियम तोड़ने पर कॉलेज की ग्रांट रुक सकती है। गंभीर कॉलेजों में, गंभीर मामलों में यूजीसी की मान्यता भी रद्द हो सकती है। आप कल्पना कर रहे हैं, दहशत में मैनेजमेंट रहेगा।
दहशत में यूजीसी के नए नियमों पर रोक को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ने भी क्या कुछ कहा, यह भी सुन लीजिए, सुनिए। नहीं है, देखिए यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। कब कब क्या क्या हुआ? 13 जनवरी को यूजीसी ने नए नियम जारी किए और यहीं से बहस शुरू हुई। आपको बताते हैं कि यूजीसी पर कब कब क्या क्या हुआ। 13 जनवरी को यूजीसी ने नियम जारी कर दिए। नियम जारी कर दिए तो क्या सरकार ने नहीं देखा? यूजीसी में बैठे लोगों ने नहीं देखा? 14 से 20 जनवरी सोशल मीडिया पर नए नियमों का विरोध होने लगा। 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो गई। 29 जनवरी सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर आज रोक लगा दी। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, सुप्रीम कोर्ट को कमियां दिखाई देती हैं, सुप्रीम कोर्ट को खामियां दिखाई देती हैं, लेकिन अभी तक यूजीसी का ये जो सर्कुलर जारी हुआ था, नियम जारी हुआ था, वापस नहीं गया। आइए आप समझ लेते हैं कि आखिर नए कानून में ऐसा क्या था कि इतना बवाल मचा। हमने देखा भी और आपको देखा भी कि नए कानून में क्या बदला। पहले शिकायतें SC ST तक सीमित थी। नए यूजीसी रेगुलेशन में OBC भी शामिल है। जाति भेदभाव की परिभाषा का दायरा बड़ा कर दिया गया। उत्पीड़न भेदभाव की आधिकारिक शिकायत संभव और झूठी शिकायत पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया। यानी कि अगर किसी ने झूठी शिकायत कर दी, झूठी शिकायत के आधार पर किसी के खिलाफ जांच हो गई, ग्रांट रुक गई, उसे बाहर कर दिया गया, उसका करियर बर्बाद कर दिया गया और बाद में पता चला कि यह शिकायत झूठी थी, तो कोई सजा नहीं। आप एक शिकायत पर किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। किसी का प्रमोशन रुक सकता है, किसी की पढ़ाई बंद हो सकती है, उस कॉलेज की ग्रांट रुक सकती है, तमाम सारी चीजें। इसी मुद्दे को लेकर हमने कुछ सवाल पूछे। हम जनता के बीच गए, जो सवाल पूछे लोगों ने इस पर अपनी राय दी और वो सवाल पूछे। वो पहला सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? आपकी राय क्या है? 43% लोगों ने क्या कहा? 43% लोगों ने कहा कि फैसला एकदम सही है। 33% लोगों ने कहा कि गलत फैसला है। 22% लोग इस बात का जिक्र कर रहे थे कि सरकार को बनाना ही नहीं चाहिए था यह नियम जिसने समाज को बांट दिया, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, यूजीसी के नए नियमों का मकसद जातीय भेदभाव रोकना है, तो फिर जातीय सवाल क्यों उठाया जा रहा है? 39% लोगों ने कहा 39% लोगों ने कहा कि यूजीसी के नियम भेदभाव बढ़ाने वाले थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 28% लोगों ने कहा इरादा तो सही था, लेकिन नियम बेहद कमजोर थे, गड़बड़ थे। 25% लोगों ने कहा कि बेवजह विवाद खड़ा हो रहा था, और 8% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या नए नियम सवर्ण जातियों के व्यवहार और तौर तरीकों पर गंभीर सवाल खड़े करने वाले थे? 24% लोगों ने कहा हां, सवर्णों को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। 24% लोगों ने कहा। 20% लोगों ने कहा नहीं, नियम तो जरूरी है, और 36% लोगों ने कहा दोनों पक्षों की चिंताएं जायज हैं, और जो 20% लोग थे वो कह रहे थे इस मसले पर राजनीति हो रही है। एक और सवाल,
यूजीसी के नए नियमों पर एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए या फिर ये नियम रद्द होना चाहिए। 34% लोगों ने कहा कि यूजीसी के नए नियम पर एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में कहा है। और 15% लोगों ने कहा कि मौजूदा जो नियम है, मौजूदा नियम लागू रहने चाहिए। ये 15% लोगों ने कहा नियम पूरी तरह से रद्द हो जाने चाहिए, ये 40% लोगों ने कहा। और 11% लोगों ने कहा कि 2012 के नियम ही बेहतर थे। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर पवन सिन्हा, जो कि आध्यात्मिक गुरु हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सूर्या मैथिल, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष भी रखेंगे। सुकुमार पट जोशी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। और अशोक भारती, दलित चिंतक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। समझने की कोशिश करूंगा। अशोक भारती मेरे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस रोक पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो ये जो आग जल रही है उसको बुझाना ही था। और हमारा देश, ये हमारा अनुभव है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों का ये अनुभव है कि जब भी कभी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों को के साथ न्याय, सम्मान, बराबरी की बात आती है तो ऐसा ही रिएक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा, जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी कानून हो जिससे दलित और आदिवासियों की स्थिति बेहतर होती हो, उसको डिले किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीव थे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया तो अभी मामला फौरी तौर पर हो गया। लेकिन ये तो सदियों की लड़ाई है, दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति। और ये दलित मतलब कि अगड़े बनाम पिछड़े की तो सदियों की लड़ाई है। राम साहब, भगवान राम के ज़माने में भी थी, महाभारत के ज़माने में भी थी, और मोदी जी के भी ज़माने में है। तो ये लड़ाई तो चलेगी, ये कानून में भी चलेगी, सड़कों पे भी चलेगी, चलती आ रही है। लेकिन बस मैं इतना बताना चाहता हूँ, इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 15% लोग एग्रीव्ड हुए क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेज पे उनका कब्जा है। अगर समाज में रहने वाले 85% लोग इकट्ठे हो गए तो फिर क्या करेंगे? इस देश ने सवर्ण बंद भी देखा है और इस देश ने दलितों का भारत बंद भी देखा है। आपको पता है हकीकत क्या है। तो लेकिन दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ी जाति हैं, वो कानून का सम्मान करते हैं, वो कानून का मखौल नहीं उड़ाते, वो कानून के नाम पे प्रधानमंत्री को गालियां नहीं देते, उनके ऊपर मुंह पे कालिक नहीं पोतते, उन पे जूते नहीं मारते उनके मुंह चेहरों पर दलित। आज तक किसी दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति ने ऐसा नहीं किया। सवर्ण कर रहे हैं, वो देश प्रेमी हैं। अगर यही काम कोई दलित करता, आदिवासी करता, पिछड़ी जाति करता, आप पिछड़ी जाति की चोटी उखाड़ दीजिए, तब भी जातिवाद नहीं है। आप दलितों के घरों में आग लगा दीजिए, फिर भी जातिवाद नहीं है। पायल तड़वी के साथ भेदभाव हुआ, उसने आत्महत्या कर ली, वो नहीं है। अभी हिमाचल में एक दलित बच्चे की पैंट में 3 अध्यापकों ने मिलकर बिच्छू डाल दिया। बच्चा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का बता रहा हूं मैं। तो दलितों, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के साथ जो यूनिवर्सिटी में होता है उसके तो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हैं। ठीक है, मतलब समझ बताओ कि मैं मुझे अगर documented evidence मैं और मुझे लगता है जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला चलेगा तो वो सारे एविडेंस रखे जाएंगे। दूध का दूध होगा, अशोक पानी जी, का पानी अशोक होगा। जी, अशोक किसी को जी, क्यों परेशानी होनी चाहिए? अशोक किसी को जी, क्यों लड्डू बांटने चाहिए? आप इसको अपनी जीत मान रहे हैं। समाज में समता लाने के प्रयासों को रोक दिया गया। समाज अशोक में जी, अगर मैं समावेश बढ़ाने समझूं, के मैं प्रयासों अशोक को जी, रोक दिया अशोक गया। जी, अशोक आप जी, लड्डू बांट रहे हैं इस बात अशोक जी, पर। बाकी के लोग इस भी बात एक पे बार, लड्डू बांट रहे हैं आप। मैं समझ गया अशोक जी, बाकी के लोग भी एक बार उनको सुन लेते हैं। कुल मिलाकर अगर मैं आपकी बात का सार निकालूं तो आपने सुप्रीम कोर्ट पर भी भेदभाव का आरोप लगा दिया है आपने। ना? हाँ, भाई, आपने आप राम मेरे को राज्य बताओ पर, ना, अरे सुन चाचा तो, भतीजों का कोर्ट है। अरे सुन तो लीजिए, मैं ये कह रहा था आपने राम राज्य पर भी, मतलब राम राज्य पर भी सवाल उठा दिया। आप ये भूल गए कि श्री राम ने भी सबरी के बेर चखे थे, झूठे बेर खाए थे। मतलब अब मैं शंभू प्रोफेसर की हत्या भी तो की थी। मैं प्रोफेसर पवन सिन्हा बेरों के को पास कैसे याद आता हूं। रखें जब हमारे आदमी को मार दिया हो, और बेर तो हमारे ही थे ना। झूठे खा लिए तो क्या मानता हो गई? समझ गया मैं। प्रोफेसर पवन सिन्हा इसका अच्छा जवाब देंगे, आध्यात्मिक गुरु हैं। पवन जी। जी धन्यवाद।
मैं यहाँ पर ये एक चीज कहना चाहता हूँ कि 2012 में कानून आया और इसके बाद भी मोदी सरकार ने भी कुछ और कानूनों को सख्त किया, जिसमें विमेन के लिए कानून है, दिव्यांगों के लिए कानून है और उन कानूनों का यूनिवर्सिटीज में कठोरता से पालन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पालन नहीं हो रहा। और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मैं सौभाग्य से एक अध्यापक हूँ और बाकी विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में आना जाना होता है, बच्चों से बातचीत अक्सर होती रहती है, तो उनका पालन हो रहा था। लेकिन ये जो सडन चेंज आया, इससे नुकसान ज्यादा बढ़ जाता। इससे जातियों के बीच में, जहां बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी एक हूं, प्रयास कर रहे हैं लगातार कि जाति व्यवस्था का समूल नाश हो जाए, जातीय व्यवस्था समाप्त हो जाए। लेकिन आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज जो है जातियों के आधार पर क्या आज भी वोट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, ये टिकट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो इस व्यवस्था को समाप्त करने इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इससे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। अब आया असली स्वाद। अब आया बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच, MDH। भोपाल में संविदा कर्मचारी और अधिकारी सम्मेलन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, सरकार को संविदा कर्मचारियों की जरूरत वैसे ही जैसे श्री राम को हनुमान की। संविदा कर्मियों के हर हक के लिए सरकार साथ खड़ी। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 इनामी नक्सलियों ने हथियार के साथ किया सरेंडर। पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान को मिली सफलता। ग्वालियर में भीषण सड़क हादसा। कोहरे के कारण कार और ट्रक की जबरदस्त हुई टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। मालनपुर थाना क्षेत्र के भिंड रोड बारेठा टोल प्लाजा पर हुआ हादसा।
नमस्कार, आप देख रहे हैं मोर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आयुष। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर छत्तीसगढ़ में शराब की दुकानें खुली मिलने को लेकर के सियासत गर्मा गई है। धमतरी में शराब की दुकान के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पे गांधी जी के सिद्धांतों के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले गांधी जी की पुण्यतिथि पर शराब और मांस की बिक्री पूरी तरह से बंद रहती थी, लेकिन इस बार नियमों की अनदेखी करते हुए इन दुकानों को खुला रखा गया। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने शराब की दुकान का शटर बंद कराने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की मनाही के बाद कांग्रेस के नेता धरने पर बैठ गए और वहीं भजन करने लगे। मौके पर पहुंचे आबकारी विभाग के अधिकारियों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुलाब का फूल भेंट करके शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता ऋषि शास्त्री ने कहा कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहना यह सिद्धांतों का अपमान है और इसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनरेगा बचाओ के तहत शहर कांग्रेस कमेटी 1 एवं 2 द्वारा धरना प्रदर्शन गांधी पुतला के सामने दिया गया था, लेकिन उसी तारतम्य में ये भी पता चला कि आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन सरकार शराब बेच रही है। तो उसके विरोध में आज पूरा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर 1 एवं 2 एवं कांग्रेस के समस्त साथी शराब भट्टी आए थे और यहाँ देख रहे हैं तो शराब खुलेआम बेची जा रही है। तो ये इतिहास गवाह है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि शराब दुकान 30 तारीख को खुली हुई है। मतलब महात्मा गांधी के शहादत के दिन भी इन लोग शराब बेच रहे हैं। गोरसे के लोग अब गरियाबंद से बड़ी खबर है, जहां पे मांस, मटन और शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। राजिम कुंभ कल्प के दौरान नॉनवेज और शराब पर यह प्रतिबंध रहेगा। राज्य शासन और कलेक्टर गरियाबंद की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। 1 से 15 फरवरी तक राजिम क्षेत्र की सीमा में मांस, मटन की बिक्री बंद रहेगी। इसमें राजिम, नवापारा और मागरलोड की शराब दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। राजिम एसडीएम विशाल महाराणा ने इस खबर की पुष्टि की है। प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पर नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। तो राजिम को देखते हुए आपको बता दें कि एसडीएम विशाल महाराणा ने इस खबर की पुष्टि भी की है और इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गरियाबंद में मांस, मटन और शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो 1 से 15 फरवरी तक राजिम क्षेत्र के अंदर और इसकी सीमा के अंदर बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मांस, मटन और शराब इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। राजिम एसडीएम की ओर से इसकी पुष्टि की गई है। विशाल महाराणा ने इसकी पुष्टि की है। राजिम कुंभ कल्प 2026 का आयोजन 1 फरवरी माघी पूर्णिमा के अवसर से महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 तक किया जाना है। इस आयोजन को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के द्वारा मांस एवं मटन का खरीदी बिक्री मेला क्षेत्र के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। और जैसा कि आपने सवाल किया है कि क्या नया है, तो इस बार सरस मेला एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया है। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों का झांकियां यहाँ पे प्रदर्शित की जाएंगी। बिलासपुर शहर में 31 जनवरी को आयोजित होने जा रहे अखिल भारतीय हिंदू शौर्य कवि सम्मेलन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। यहां आयोजन के प्रचार प्रसार के दौरान किए जा रहे एक कथित अनाउंसमेंट ने सामाजिक माहौल को गरमा दिया। अब आरोप यह है कि अनाउंसमेंट में यह कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इसको लेकर के अब कई तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। पुलिस ग्राउंड एक वहाँ पे विभिन्न प्रकार के सभी आयोजन होते हैं। विधिवत अनुमति ली जाती है, उसके लिए उसका चालान जो भी किराया है पर डे का 30,000 रुपये वो कटाया जाता है और विभिन्न शर्तों के अधीन वहाँ पे अनुमति दी जाती है। यदि उन शर्तों का कोई उल्लंघन करेगा तो वो आयोजन किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक है, यही सर इसका जो आयोजक है उस पर नहीं, जो उसने जो कृत्य किया होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो व्यक्ति। सांप्रदायिक अगर कोई भावनाएं भड़काया होगा तो उसमें कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत कार्रवाई हुई होगी और अभी भी यदि कोई ऐसी चीज होगी तो उसमें देखेंगे, कार्रवाई करेंगे। हिंदुओं के लिए है। राजनांदगांव में आज कांग्रेस की ग्रामीण और शहर इकाइयों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने यहां विभिन्न स्थानों पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया और सांकेतिक चक्का जाम करके सड़क को जाम कर दिया। यह आंदोलन मुख्य रूप से दो प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित था। एक तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा का नाम बदलना और छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में हो रही परेशानियां। कांग्रेस का आरोप यह है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर इसे बीबीजी, रामजी जैसे नए नाम से इसको जाना जा रहा है, जो महात्मा गांधी की विरासत का अपमान है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस योजना को मूल नाम मनरेगा पे ही यथावत रखा जाए, क्योंकि यह ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी देने वाली एक महत्वपूर्ण योजना है। वहीं छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन केंद्र पर भारी अव्यवस्था बनी हुई है। कई किसानों को टोकन नहीं मिल रहे हैं, खरीद की सीमा घटाई जा रही है और निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा धान नहीं खरीदा जा रहा। कांग्रेस का कहना है कि लाखों क्विंटल धान अभी भी किसानों के पास पड़ा हुआ है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। पार्टी ने मांग की है कि धान खरीदी की समय सीमा कम से कम फरवरी के अंत तक कर दी जाए और सभी पंजीकृत किसानों का 100% धान खरीदा जाए और केंद्र पर व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। मनरेगा बचाओ का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम का कार्यक्रम रखा गया है। जिस प्रकार महात्मा गांधी जी का नाम बदलकर बीबीजी, रामजी रखा गया है और इस माध्यम से नागरिकों को, मजदूरों को, ग्रामीण जनता को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। 60% केंद्र की राशि और 40% राज्य की राशि। राज्य के पास पैसे नहीं हैं। इन परिस्थितियों में अगर काम करते भी हैं मजदूर तो 60% राशि डाली जाएगी और 40% राशि राज्य के पास पैसे नहीं होने के कारण नहीं डाली जाएगी। और इस पैसे के लिए मजदूर भटकेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें पैसे की प्राप्ति नहीं होने से, मजदूरी प्राप्ति नहीं होने से वो आने वाले समय में मनरेगा में काम नहीं करेंगे और मनरेगा बंद होने की कगार में है। तो ये साजिश के तहत महात्मा गांधी जी के नाम को हटाने की कोशिश की जा रही है और मजदूर पलायन करने को बाहर। हम सब मांग करें कि नाम का संशोधन नहीं किया जाए, साथ ही इनको काम देकर पूरा 90% की राशि केंद्र दे। अगर केंद्र नहीं दे सकती है तो ये काम को छेड़ने की आवश्यकता है। जो पूर्व नाम है वही रखा जाए और राशि बढ़ाया जाए, वेजेस जो है उनको बढ़ाया जाए, उनको कम से कम कलेक्टर दर पे रखा जाए। एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम का आयोजन किया गया हर ब्लॉक में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, भारत देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हर ब्लॉक में ये आयोजन हो रहा है। हम लोगों की जो दो मांगे हैं उसमें प्रमुख मांग है कि मनरेगा में जो संशोधन है उसको ये सरकार वापस ले, और जो दूसरी मांग है वो ये है कि धान खरीदी की जो तिथि आज अंतिम तिथि है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि सरकार ने लोगों से वादा किया था कि हम एक दाना धान का खरीदेंगे और आज किसानों को छलने का काम कर रहे हैं। लोगों का धान नहीं खरीद रहे हैं, लोगों को घुमा रहे हैं टोकन के नाम पर, लोगों के घर में जाकर जांच कर रहे हैं कि उनके यहाँ धान है कि नहीं। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यजनक नहीं हो सकता। और ये पहली सरकार है पूरे प्रदेश में, आज तक के प्रदेश के इतिहास में, जो लोगों के घर जाके उसके धान का चेक कर रही है। तो किसान आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और ये सरकार संदिग्ध निगाहों से किसानों को देख रही है। तो रायपुर में इस बार बजट को लेकर के जनता की राय क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। बजट आने वाला है, क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं? इस बार सस्ता होगा, महंगाई कम होगी? हम ये उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ हर तबके को मिले। केंद्र सरकार कुछ ऐसी योजना चलाए ताकि जो है ग्रामीणों को, शहरी वालों को और आम लोग जो भी हैं, कर्मचारी हैं, सबको जो है इसके तबके का लाभ मिलना चाहिए। और जो दरें जो बढ़ी हुई हैं, अभी जैसे एक उदाहरण के लिए बिजली की दरें जो बढ़ी हुई हैं, उन दरों को कम करें। बजट में जो पिछले बार 15 लाख का जो हमें फ़ायदा मिला था, इस बार भी कुछ ऐसा करें, योजना चलाएं ताकि हर तबके को इस योजना का बराबर लाभ मिलता रहे और सभी जो है
हर वर्ग, हर युवा उनको नौकरी के लिए जो है कहीं भटकना न पड़े। नौकरी के जो आए दिन पहले विज्ञापन देते हैं, सब फीस वगैरह सब जमा हो जाती, फिर अचानक ऐसा हो जाता है कि सबको निरस्त कर दिया जाता है। कोई भी काम बराबर टाइम पे नहीं हो रहा है। अभी सभी बेरोजगार परेशान है। अभी कुछ दिन पहले देखिए रायपुर के तूता नया पारा में बीएड वाले जो है आमरण अनशन में बैठे हुए थे, जो कम से कम जून महीने से जो लगातार संघर्षरत थे। लेकिन यहाँ की सरकार, शायद सरकार जो है बिल्कुल निठल्ली और निकम्मी है, जो उन पर कुछ नहीं कर रही है। और पिछले हफ्ते यहाँ तक की पोजीशन बन गई थी कि एक विद्यार्थी ने अपने ऊपर मट्टी तेल छिड़क के आग लगाने का प्रयास किया था और आनंद फानंद में पुलिस फोर्स बुला के उनको सबको जेल में ले जाके वहाँ 4 घंटे रखे, उसके बाद फिर वापस उन्हें तूता में छोड़ दिया। मतलब इस बार ऐसा है कि रोजगार दिया जाए, जनता रोजगार दिया जाए और सभी वर्ग का ध्यान रखा जाए। ऐसा न हो कि सिर्फ जो है अपने अपने लिए बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो हर राजनेता जो है सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए बैठा हुआ है। जनता क्या कर रही है, जमीनों के दर देखिए अभी कितने बढ़ गए। रोज विपक्ष वाले चाहे केंद्र हो चाहे राज्यों में हो संघर्षरत है कि बिजली के जमीनों की दरें कम करें ताकि पूछ परख जमीनों के किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा मिल सके। 1 तारीख को बजट आ रहा है, क्या कुछ अपेक्षाएं इस बार युवाओं की है? देखिए, युवाओं की अपेक्षा तो उनके रोजगार के लिए है। हम चाहते हैं कि लोगों को, युवाओं को रोजगार मिले। रोजगार के साथ साथ उनको बहुत सारी जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम में उनको जो एंट्रेंस फीस वगैरह जो लगता है, आज पहले की उसको लोगों को फीस में एंट्रेंस एग्ज़ाम में चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की हो या फिर यूनिवर्सिटीज़ की हो, उसमें एग्ज़ाम फीस कम लगता था। आज एग्ज़ाम शुल्क उन लोगों को इतना ज़्यादा लगने लग गया है। चाहे आप जितने भी एसएससी हो गए, पीएससी हो गए, जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनके शुल्क जो है अधिक होते जा रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि ये सब जो एग्ज़ाम होते हैं, ये सब योजनाओं का जो शुल्क है उसको कम किया जाए, ताकि और उसके अलावा जितने भी वैकेंसियाँ निकलती है, वैकेंसीज में जो भी शुल्क लगती है, उस शुल्क को कम किया जाए। युवा यही चाहता है और उनको रोज़गार मिले और ट्रेनिंग के माध्यम से उस प्लेसमेंट की जगह में जॉब मिले, यही चाहता है। लेकिन रोज़गार आज निराश है। देश भर में देख सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, युवा लगातार, आज छत्तीसगढ़ की बात कर लें तो यहाँ देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थी किस प्रकार अपने आंदोलनरत है। तो सरकार से आज की डेट में तो जितने भी युवा हैं निराश है। और चूँकि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम चाहते हैं कि युवाओं को इस बजट में लाभ मिले और उनको रोजगार के लिए इस दिशा में कुछ काम हो। 1 तारीख को बजट आ रहा है, इस बार क्या कुछ अपेक्षा है सामान्य लोगों की? देखिए, पिछली बार जो बजट आया था उसमें कुछ डिस्काउंट कुछ उनकी तरफ से दिया गया था जो आम जनता है उनको। इस बार भी जो उम्मीद है कि जो इस बार बजट आने वाला है, जो एकदम मिडिल क्लास की जो फैमिली होती है, मिडिल क्लास के जो परिवार होते हैं, जैसे छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, खाने पीने की चीज़ें होती है, चिप्स वगैरह होती है, तो उसमें कम से कम केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि इसमें ज़्यादा टैक्स ना लगाए। और जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे परिवार के लोग होते हैं, जो ज़मीन खरीदना चाहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाता है। तो अगर जो मिडिल क्लास को, अगर इस मिडिल क्लास ये उम्मीद कर रहा है कि आने वाला जो बजट है उसमें कम से कम मिडिल क्लास का ध्यान रखा जाएगा। तो जितनी महंगाइयाँ बढ़ती जा रही है तो हम इसके अगेन हैं, और दिन ब दिन महंगाई जो है वो बढ़ते ही जा रही है। और महंगाई बढ़ रही तो हमारी आमदनी भी बढ़नी चाहिए, हमारा जो रोजगार है वो भी बढ़ना चाहिए। तो रोजगार जो है वो बढ़ नहीं रहा है और महंगाई जो है वो बहुत जो है बढ़ती चले जा रही है। इसकी वजह से जो आज हमारे युवा हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं और इसकी वजह से वो मजबूर हो गए हैं गलत कृत्य करने के लिए, चाकूबाजी करने के लिए, चोरी चपाटी करने के लिए। सरकार हमें दिन ब दिन मजबूर करते जा रही है, लोगों को मजबूर करते जा रही है। युवाओं को उसके हक का चीज़ नहीं दिया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। और हम महिलाएं जो एक गृहिणी हैं, जो हमको उस एक लिमिट बजट में जो घर चलाना पड़ता है, उसके लिए हम भी बहुत परेशान रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। हम सब महिलाओं के लिए ये बहुत ही मतलब तनाव का एक माहौल होता है। तो हम उनसे अपील करते हैं कि महंगाई जो है वो कम करे। इस चीज़ पर ध्यान नहीं देके महंगाई को दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, इस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं। इनको रोजगारों पर, युवाओं पर ध्यान देना चाहिए। 1 तारीख को बजट आ रहा है, क्या कुछ अपेक्षा है इस बार?
ये बजट के कारण तो हम गृहिणी महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारा घर का बजट पूरा खराब हो जाता है। एक तो बिजली बिल, दूसरा राशन का हर एक सामान पे जीएसटी लगाया जा रहा है और इतना महंगा हो गया है और रोजगार तो है ही नहीं। उसके बावजूद हम मैं और नहीं भैया बजट आने वाला है, क्या उम्मीद रख रहा है इसका सामान्य वर्ग? बजट का मतलब क्या होता है, सभी आदमियों का, सभी व्यापारियों का, सभी लोगों का, प्रदेश में देश में रहने वाले सभी नागरिकों का ध्यान में रखते हुए बजट बनाना चाहिए। यहाँ तो सरकार जब से आई है बीजेपी सरकार, तब से बजट का मतलब ही वो अलग ही निकालती है। बजट का मतलब एक व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, जहाँ से उनको फायदा होता है उन्हीं लोगों के वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट का बनाते। दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले के क्लस्टर तकनीशियनों ने जोनल कार्यालय दंतेवाड़ा में ई क्रेडा से मुलाकात की है और उन्होंने वेतन विलंब का कारण पूछा है। केवल मौखिक आश्वासन मिला है, लिखित में उनको कोई आश्वासन नहीं दिया गया। टेक्नीशियंस का यह आरोप है कि 1 साल से भुगतान अनियमित है और 3 माह का वेतन रुका हुआ है। वेतन नहीं मिलने से टेक्नीशियंस को आर्थिक और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ भुखमरी जैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा 3 महीना से विलम्ब है वेतन, सबसे पहला पॉइंट, और हमको जिससे काम करने में तकलीफ़ हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर परिवार में आर्थिक परेशानी, तंगी है जिसको हम सह नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आज जिला कार्यालय आए थे, जेडो ऑफिस, वहाँ लेटर दिया गया है, सर को भी आश्वासन दिया गया है। मैं क्लस्टर टेक्नीशियन एक सेवाकर्ता इकाई हूँ जो दंतेवाड़ा से बीते 10 साल से कार्य कर रहा हूँ और 1 साल से देखा जा रहा है कि पेमेंट सही टाइम पे नहीं आ रहा है और अपना जो 3 महीने से हो रहा है कि हमारा आज तक सैलरी नहीं आया है और जो हम लोग को फील्ड में जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। किसी के बीवी बच्चे भी हैं और हमारे साथ एक हेल्पर भी है, उनके परिवार भी हैं। किसी का एडमिशन जो बच्चे को करवाए स्कूल में, आज वो बच्चे को टीसी निकाल के देने की कंडीशन आ रहा है हमारे बीच में और वो बच्चे को आज फीस नहीं पटा पा रहे हैं। कोई टेक्नीशियन भाई लोग हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ हो रही है। बालोद में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने पर और किसानों को टोकन देने की मांग को लेकर के कांग्रेस की ओर से चक्का जाम किया गया है। विधायक संगीता सिन्हा सहित सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता रायपुर जगदलपुर मुख्य मार्ग NH30 पर ग्राम पुरूर में बैठे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद है और बालोद में आज कांग्रेस की ओर से चक्का जाम किया गया है। तो सागौन के प्लांट में आग लग गई है और आग लगने से सैकड़ों पेड़ जल करके खाक हो गए। लेकिन इसमें हैरानी की बात यह है कि बिलाईगढ़ वन विभाग के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी पर यह सागौन का प्लांट है जहां आग लगी थी, लेकिन बिलाईगढ़ वन विभाग के अधिकारियों को आग लगने की खबर तक नहीं है। विभाग की बड़ी उदासीनता वाली लापरवाही सामने आई है, जबकि बीट गार्ड भी यहां पर मौजूद रहते हैं। जब इस पूरे मामले में जानकारी विभाग के उच्च अधिकारियों से ली गई तो विभाग के एसडीओ अमिता गुप्ता और डीएफओ अतुल अग्रवाल को इसकी कोई जानकारी ही नहीं थी। हालांकि डीएफओ अतुल अग्रवाल ने इस पूरे मामले पर जांच करके उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। राख हो गई है, वन विभाग को इसकी कोई जानकारी तक नहीं है। जांजगीर चांपा में एक नाबालिग लड़के पर चाकू से हमला हुआ है और क्रिकेट में हारे हुए पैसे के लेन देन को लेकर के बताया जा रहा है विवाद हुआ है। हमले में घायल युवक के पीठ और गले पर गंभीर चोट आई। इलाज के दौरान युवक को बिलासपुर के लिए रेफर किया गया। नाबालिग आरोपी हमले के बाद से फरार। बालोदा पुलिस ने इस पूरे प्रकरण को दर्ज किया है। पुलिस अभी आरोपी की तलाश कर रही है। बालोदा थाना इलाके के ग्राम जारवे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है।
सुकमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर 4 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान की ये सफलता। नक्सलियों ने हथियार के साथ समर्पण किया है, आईजी-एसपी के सामने हथियार डाले। सरेंडर करने वाले में 2 महिला नक्सली भी शामिल हैं। समाज की मुख्य धारा में ये नक्सली लौट रहे हैं। हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं नक्सली, आईजी की ओर से अपील की गई। तो सुकमा में पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। सफलता मिली। 8 लाख के 4 इनामी नक्सलियों ने समर्पण किया है, वो भी हथियार के साथ समर्पण किया। देख सकते हैं हम SLR है, SLR के एक SLR इंसास है, 303 315 बोर है। ये जो है किस्टाराम गोलापल्ली इलाके में सक्रिय थे। इन्हीं जवानों इनके समर्पण करने किस्टाराम जो इलाका है वो नक्सली काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। लगातार जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार नक्सली समर्पण करें, ये असर है कि अब नक्सली लगातार समर्पण कर बैकफुट पर जिस तरह से ऑपरेशन चलाया जा रहा है पूरे बस्तर में, उसका असर दिख रहा है। ऑपरेशन में कई नक्सली मारे गए हैं। अब तक सुकमा की बात करें तो 73 से ज़्यादा नक्सलियों को यहाँ पे मार गिराया गया है। 300 के करीब नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है और कई हथियार के साथ भी नक्सली समर्पण करें, जिसका असर दिख रहा है कि अब लगातार जिस तरह से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि बस्तर और छत्तीसगढ़ से नक्सली 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, तो उसका असर दिख रहा है। अब नक्सली लगातार समर्पण कर रहे हैं। हम हमारे साथ बस्तर IGP सुंदरराज हैं, उनसे बात कर। सर, आज जवानों की बड़ी सफलता मिली है, 4 इनामी नक्सली हथियार के साथ समर्पण किया। आज जिला सुकमा में गोलापल्ली एलओएस कमांडर एवं उनके अन्य 3 साथी SLR इंसास 303 315 राइफल के साथ आज पुनर्वास होने के लिए सामने आए थे। उन्हें स्वागत की गई थी और उनका वेपन्स को भी आज जमा किया गया और उनके पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध कराई जाएगा। और शेष अन्य जो माओवादी कैडर अभी भी जो हिंसा का रास्ता में जा रहा है वो अभी भी सक्रिय है। इसमें सेंट्रल कमेटी मेंबर्स संग्राम हो गए, पुलिस ब्यूरो मेंबर देवजी हो गए, डीके से कैडर्स पापाराव हो गए, प्रभाकर हो गए और अन्य जितना भी स्थानीय लेवल के कैडर, सबके पास मात्र एक ही विकल्प शेष रह गए हैं, हिंसा त्याग करके समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का। अन्यथा हमारा अभियान की कार्रवाई को उनको सामने करना पड़ जाएगा। अब तक बस्तर की बात करें तो अब तक कितने नक्सली ने समर्पण किया है और कितने नक्सली को मार गिराया गया है? वर्ष 2024 और 25 में 2 साल के दी बात किया जाएगा। 2400 से अधिक माओवादी कैडर हिंसा के रास्ते छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के पुनर्वास की गई थे और इस अवधि में देखा जाएगा 550 से अधिक माओवादी कैडर की डेड बॉडी विभिन्न मुठभेड़ के पश्चात रिकवर की गई थी। इसमें CPO माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराजू है, सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर, के रामचंद्र रेड्डी, सत्येंद्र रेड्डी, इस प्रकार का सीनियर लेवल कैडर्स और स्थानीय लेवल PLG फॉर्मेशन कैडर्स का भी शामिल है। और आने वाले समय में हमारा एक स्पष्ट मंशा है नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। इसी दिशा में लगातार हम एक कदम मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये थी हमारे साथ बस्तर IGP सुंदरराज। उन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार ऑपरेशन है। आज जवानों को बड़ी सफलता मिली है और बस्तर से जिस तरह देश से छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त करने का जो अभियान चला जाए 31 मार्च 2026 डेडलाइन रखा है, उस ओर जवान बढ़ रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़। और चलिए इसी के साथ मोर छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज म्यूजिक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर।
ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मुद्दे जो मुर्दा न बन जाए, सरकारें जो बहरी न हो जाए, खबरों की इस दुनिया में सच्चाई कहीं छुप न जाए। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। इसको तो फुटबॉल खेलना भी आ गया और इसे तो पियानो बजाने भी आ गया। चंद्रयान भी उतर गया चांद पर हमें अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? स्वादिष्ट राजमा के लिए MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल बेमिसाल। MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि ये जितना भी आंकड़ा है 160 के पार, ये सिर्फ लाडली बहना का असर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए और मैंने कहा ना कि जो केंद्र की ये योजना है तो पहले से चल रही है। बीजेपी और बीजेपी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हिंदुत्व विरोधी, सनातन विरोधी। मैं अगर हिंदू हूँ और सनातन हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ। क्या उस गति के साथ, समयबद्ध तरीके के साथ भ्रष्टाचार की जांच होगी? भ्रष्टाचारी किसी भी स्तर का हो, कितना भी बड़ा हो, उसे किसी भी स्तर पर छोड़ेंगे नहीं। लगता है दिग्विजय सिंह से आपको ज्यादा प्यार है? दोनों एक दूसरे से प्यार है और बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध है। आप तो कभी कभार कह देते हैं कि साहब मेरी कोई चलती ही नहीं थी सरकार। ऐसी स्थितियां रही, मैंने कभी कभी कहा मेरे यहाँ तो मेरे कलेक्टर मेरे ऊपर केस कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर जो नई सरकार बन रही है, नई सरकार का गठन हो रहा है, उसमें आपकी भी भूमिका होगी। किस तौर पर उस भूमिका को देखें? पार्टी जो भूमिका तय करेगी उस भूमिका में कार्यकर्ता होने के नाते कार्य करना मेरी जिम्मेदारी भी है और ये मेरा दायित्व भी है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी, और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। देखिए मेरे साथ मुद्दे की बात। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप खास खबर के सह प्रायोजक हैं MDH देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH देगी। भोपाल में संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले सरकार को संविदा कर्मचारियों की जरूरत वैसे ही है जैसे श्री राम को हनुमान की।